नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। अक्सर राजनीति में लड़ाई जीत के लिए होती है, लेकिन यूपी में सपा और बसपा के बीच हारी हुई सीट को लेकर जंग छिड़ गई, क्योंकि दलित और ओबीसी के अपमान की दुहाई देते हुए मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। अब इससे सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। इन सबके बीच जयंत चौधरी के समरसता अभियान ने पश्चिम का मिजाज गरमा दिया है, क्योंकि जिस पश्चिम को फतेह करके भाजपा ने जीत का परचम लहराया था, अब जयंत उसी मोर्चे पर खुद को न सिर्फ मजबूत कर रहे हैं, बल्कि भाजपा को सीधी चुनौती भी दे रहे हैं। और इन सबके बीच बात होगी समाजवादी पार्टी के विधायकों पर लटकी उस कानूनी तलवार की, जो हटने का नाम तक नहीं ले रही है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के एक और विधायक को सजा हो गई। इसी के साथ ही बात करेंगे हरिद्वार में मेडल बहाने गए पहलवानों की, जो नरेश टिकैत के मनाने पर लौट आए हैं, लेकिन उनके आंसुओं ने प्रदर्शन की नई स्क्रिप्ट लिख दी है। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और चलिए आज विश्लेषण में सबसे पहले बात माया अखिलेश में दलित वोट की जंग, विधान परिषद की हार पर तंज। समाजवादी पार्टी विधान परिषद की जिन 2 सीटों को एक दिन पहले हारी है, उसको दलित और ओबीसी के अपमान से जोड़ते हुए मायावती ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन माया का ये हमला ओबीसी से ज्यादा दलित वोट को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश ने दलित वोट को लेकर अपनी ताकत लगाई, उससे दलित मोर्चे पर मायावती की टेंशन बढ़ गई है। माया अखिलेश में दलित वोट की जंग, विधान परिषद की हार पर किया तंज। चौबीस के लिए धुआंधार लड़ाई, किसने षड्यंत्रकारी रणनीति बनाई? जब से विधान परिषद की 2 सीटों के नतीजे आए हैं, यूपी की सियासत दलित सेंट्रिक हो गई है, क्योंकि सपा को मिली हार पर निशाना साधते हुए मायावती ने मोर्चा खोल दिया है और इसे सपा की दलित और ओबीसी को अपमानित करने वाली षड्यंत्रकारी रणनीति बताया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित और ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना और ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना ये साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली। मायावती यहीं नहीं रुकी, उन्होंने दूसरे ट्वीट में दलित और ओबीसी समाज को सपा से सावधान रहने की नसीहत दे दी। मायावती के ये दोनों ट्वीट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद आए, क्योंकि सोमवार को नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब दलितों और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तभी उनको अपना अधिकार मिलेगा। अखिलेश के इसी ट्वीट पर गर्म होते हुए मायावती ने ऐसा मोर्चा खोला कि अब सपा और बसपा में दलितों के सम्मान को लेकर ठन गई है। सवाल प्रतिनिधित्व देने का है। ये जो ट्वीट बहुजन समाज पार्टी से आया है, ये अपराध बोध में दिया गया वक्तव्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को मालूम है कि लोग उनसे ये पूछेंगे कि आप अपना वोट डाल सकते थे, आपका अधिकार था वोट डालने का, तब आपने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट क्यों नहीं दिया। तो ऐसे समय में वो ये तो नहीं बता सकते कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, तो उन्होंने सोचा है कि शायद अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। इससे पहले लोग हमसे सवाल करें, हम खुद ही हमला कर दे रहे हैं। मायावती ने साफ तौर पर ये कहा है अपने ट्वीट में कि समाजवादी पार्टी ये जानते हुए भी कि उसके पास बहुमत नहीं है, वो इस चुनाव को नहीं जीत सकती, उसके बावजूद जिस तरीके से दलित और ओबीसी उम्मीदवार को उसने खड़ा किया, वो कहीं न कहीं उनका अपमान है। अपने ट्वीट में मायावती ने ये भी लिखा है कि दलित वर्ग को और ओबीसी समाज को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो षड्यंत्रकारी नीति उनके लिए पहले थी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मायावती ने भाजपा को भी सपा पर हमला बोलने का मौका दे दिया है, जो लगातार ये कहते हुए सपा पर निशाना साध रही है कि जब सपा के पास नंबर नहीं थे तो क्यों चुनाव लड़ा।
देखिए, श्री अखिलेश यादव जी केवल पिछड़ों और दलितों का अपमान करने का काम करते हैं। वो परिवारवाद से, जातिवाद से, गुंडागर्दीवाद से, तुष्टीकरणवाद से बाहर कभी नहीं निकल सकते। इसीलिए सपा को समाप्त होना जरूरी है। इसलिए जनता ने तो उनको सबक सिखा ही दिया है। कल विधान परिषद के चुनाव में धूल चाट चुके हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि कभी दुस्साहस नहीं करेंगे पिछड़ों और दलितों का अपमान करने का। उपचुनाव में जाएं ना जाएं, एमएलसी के चुनाव में जाएं या ना जाएं, बहन जी का तो मैं 2007 से 12 की सरकार में देख रहा था कि एक आध बाई इलेक्शन के अलावा वो बाई इलेक्शन में नहीं गई थी। तो इसमें अखिलेश का नुकसान ही हुआ। अभी कायदे में तो आजमगढ़ जो हम लोग किसी भी टीम को, चाहे किसी भी सीट को, चाहे वो राजधानी समाजवादी पार्टी की रही, उसको गंभीरता से लेते हैं। बता दें कि सोमवार को विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था, जिसे भाजपा ने बड़ी आसानी से जीत लिया। इनमें एक सीट पर सपा ने ओबीसी समाज से आने वाले रामजतन राजभर और दूसरी सीट पर दलित समाज से आने वाले रामकरण निर्मल को मैदान में उतारा था। इसमें रामजतन राजभर को 116 वोट और रामकरण निर्मल को 115 वोट मिले थे, जो भाजपा के जीतने वाले उम्मीदवार से आधे से भी कम थे। लेकिन जिस तरह से मायावती ने दलित और ओबीसी का तड़का लगा दिया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने इन दिनों दलित वोट बैंक को लेकर अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। उनका दलित दांव निकाय चुनाव में भी देखने को मिला था। अखिलेश ने अपना पूरा जोर उन्हीं सीटों पर लगाया था जहां दलित वोट बड़ी संख्या में है, जिससे मायावती के दलित वोट को लेकर टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि सपा के जोर लगाने की वजह से बसपा इस बार मेरठ और अलीगढ़ में मेयर सीट हार गई। अब बसपा को डर है कि अगर 2024 में दलित वोट सपा की तरफ शिफ्ट हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान उसे ही होगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको तमाम वो फैक्टर्स बताते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी पर मायावती हमलावर क्यों है। देखिए, दलित वोट में सपा की सेंधमारी से बसपा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है। निकाय चुनाव में अखिलेश ने मेरठ और अलीगढ़ में प्रचार किया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि बसपा अपनी दोनों निगम की सीट हार चुकी है, जो सीट वो जीती थी पहले। चुनाव दर चुनाव बसपा से दलित वोट बैंक दूर होता जा रहा है। यूपी की अगर बात करें तो देखिए, यहां पर 21% दलित वोट है। 2022 में बसपा को सिर्फ 12.88% वोट ही मिला था। तो तमाम फैक्टर्स हैं और इसी वजह से समाजवादी पार्टी पर मायावती हमलावर है। और चलिए अब बात करते हैं संजीवनी की तलाश में जयंत। 24 में होगी धुआंधार भिड़ंत, क्योंकि पश्चिम में खुद को मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी समरसता अभियान पर निकले हैं और इसी के जरिए वो पश्चिम यूपी के उन सीटों पर खुद को मजबूत करने में लगे हैं जहां पर जाट वोटर बड़ी संख्या में हैं। लेकिन ये भागदौड़ किसकी राह आसान करेगी, समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की? ये बड़ा सवाल है। देखिए इस रिपोर्ट। संजीवनी की तलाश में जयंत 24 में होगी धुआंधार भिड़ंत। पश्चिम में समरसता अभियान, हैंडपंप में आएगी जान। 24 की चुनावी जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन जयंत चौधरी अभी से पश्चिम को सेट करने में जुट गए हैं और पूरे पश्चिमी यूपी को नापने के लिए समरसता अभियान लेकर निकले हैं, जो आगरा, मथुरा, अमरोहा और बागपत से होता हुआ अब गाजियाबाद पहुंच गया है। जयंत की कोशिश पश्चिमी यूपी के उन सभी जिलों में खुद को मजबूत करना है जहां जाट वोट बड़ी संख्या में है, या फिर जो कभी रालोद की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। तो ये एक प्रयास है उन कार्यकर्ताओं के बीच जाने का, गांव के लोगों से सीधा संवाद करने का। पिछले चुनाव में नतीजे हमारे अच्छे आए, लेकिन और बहुत बेहतर हो सकते थे। हम चाहते थे हमारी सरकार बनती और फिर जन कल्याणकारी नीतियों पे हम अमल करते और उनको लागू कर पाते। जनता ने जरूर ताकत दी है। हमारे अब जनप्रतिनिधि हैं लखनऊ, अभी भी हमारे विधायकगण हैं और एक मंच मिल गया हमें अपनी जनता के उम्मीदों पे काम करने का। आज जयंत चौधरी गाजियाबाद पहुंचे और समरसता अभियान में शामिल हुए। इससे पहले जयंत चौधरी बिजनौर, अमरोहा और आगरा भी गए, जहां उन्होंने जो समरसता अभियान पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है उसे लेकर लोगों से बात भी की। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को पिछली बार से ज़्यादा सीटें निकाय चुनाव में मिली है। पार्टी इससे बेहद उत्साहित है और कहीं न कहीं समरसता अभियान के जरिए 24 को लेकर पार्टी अपने लिए जमीन तैयार कर रही है। दरअसल जयंत चौधरी इस वक्त हर मोर्चे पर चुनौती का सामना कर रहे हैं। उनकी पार्टी से राज्य स्तर का दर्जा छिन चुका है, जिससे पार्टी के सामने पहचान का संकट खड़ा है
और जिस पश्चिमी यूपी पर रालोद का एक छत्र राज हुआ करता था, वहां बीते 2 लोकसभा चुनाव में रालोद का खाता तक नहीं खुल सका। रालोद की स्थिति यूपी में ऐसी हो गई है कि वो बिना किसी के सहारे चुनाव तक नहीं जीत सकती। खुद जयंत राज्यसभा सपा की मेहरबानी से पहुंच पाए हैं। यही वजह है कि जयंत अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पश्चिमी यूपी के तमाम गांवों और शहरों की खाक छानने निकल पड़े हैं। जयंत को इससे क्या हासिल होगा, ये तो भविष्य के खाते में है, लेकिन उनके समरसता अभियान में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, वो रालोद में नया जोश भर रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें आती हैं, जो यूपी की हवा का रुख तय करने के लिए काफी है। देखिए, पश्चिम में जयंत चौधरी कई चुनौतियों से घिरे हुए हैं, जिनसे उन्हें खुद पार पाना होगा। ये चुनौती क्या है, ये आपको सबसे पहले समझाते हैं। देखिए, पश्चिम यूपी में जयंत की चुनौतियां 2014-19 में रालोद का खाता तक नहीं खुला। सबसे बड़ी चुनौती, पार्टी का राज्य स्तर का दर्जा तक छिन गया। जाट वोटर रालोद से लगातार दूर होता जा रहा है। पश्चिम यूपी में प्रभाव सिमटता चला जा रहा है रालोद का। बिना गठबंधन के जीत पाना एक बड़ी चुनौती, बहुत मुश्किल है। सपा के दम पर राज्यसभा पहुंचे हैं जयंत चौधरी। ये तमाम चुनौतियां जयंत के सामने खुद पार पाना होगा। लेकिन अब यह भी समझिए कि आखिर पश्चिम यूपी इतना अहम है क्यों आखिर सभी दलों की नजर इस पर रहती है। 24 की लड़ाई में पश्चिम यूपी इसलिए अहम है क्योंकि पश्चिम यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर देखिए, जाट लैंड का सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ पश्चिम यूपी माना जाता है। जाट प्लस मुस्लिम, ये जीत का एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। 2019 की बात करते हैं, 19 सीटें भाजपा ने यहां पर जीती थी। समाजवादी पार्टी को यहां से केवल और केवल 4 सीटों पर जीत मिली थी। बसपा ने भी 4 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन रालोद की बात करते हैं, रालोद का यहां पर खाता तक नहीं खुल पाया। तो इसीलिए पश्चिम यूपी 24 की लड़ाई में सबसे ज्यादा अहम होगा और जयंत चौधरी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समाजवादी पार्टी की टेंशन हाई। बड़ी मुश्किल से रमाकांत यादव ने विधायकी बचाई, क्योंकि जब से आजम खां की अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई है, समाजवादी पार्टी की टेंशन विधायकों को लेकर बढ़ गई है। क्योंकि जब भी किसी विधायक को सजा होती है, सपा की धड़कन बढ़ने लगती है। और अब सपा के फूलपुर पवई से विधायक रमाकांत यादव को 9 महीने की सजा हो गई, लेकिन उनकी विधायकी बच गई। लेकिन आगे भी क्या बची रहेगी, ये बड़ा सवाल है। और देखिए इस रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की टेंशन हाई, मुश्किल से बची रमाकांत की विधायकी। सपा विधायकों पर शनि की 7.5, विधानसभा में 109 सदस्य बाकी। समाजवादी पार्टी के विधायकों पर लटकी कानून की तलवार हटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लगातार सपा के विधायकों को सजा हो रही है। अब इस लिस्ट में आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से विधायक रमाकांत यादव का नाम भी जुड़ गया है, जिन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 के एक केस में अलग अलग धाराओं के तहत 9 महीने की सजा सुनाई है। हालांकि उनकी विधायकी बच गई है, क्योंकि अगर ये सजा 2 साल की होती तो आजम खान और अब्दुल्ला आजम की तरह उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ जाती। आज न्यायालय द्वारा 147 में 4 महीने की सजा, 323 में 2 महीने की सजा, 504 में 2 महीने की सजा और 149 में 1 महीने की सजा, कुल 9 महीने की सजा और 7,000 रुपये जुर्माना करके दंडित किया है। दरअसल 2019 के एक मामले में जब काफिला निकालने के दौरान मारपीट हो गई थी, उस मामले में कोर्ट ने रमाकांत यादव को 9 महीने की सजा सुनाई है और 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन कहीं न कहीं गनीमत की बात ये रही कि रमाकांत यादव को 2 साल की सजा नहीं हुई, क्योंकि अगर 2 साल की सजा होती तो फिर रमाकांत यादव की विधायकी भी जा सकती। लेकिन जिस तरह से रमाकांत यादव को सजा हुई है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि रमाकांत यादव पर हत्या, लूट, रंगदारी, बलवा, हत्या के प्रयास समेत कुल 48 मामले दर्ज हैं। सभी मामलों में अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। हाल ही में रमाकांत यादव का नाम जहरीली शराब कांड से हुई मौत के मामले में भी सामने आया था। मतलब इस बार तो रमाकांत की विधायकी बच गई है, लेकिन आगे कई ऐसे मामले हैं जिनमें अगर सजा हुई तो रमाकांत यादव और सपा दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब तक आजम और अब्दुल्ला को मिलाकर सपा के 2 विधायकों की सदस्यता जा चुकी है।
जिससे विधानसभा में सपा सदस्यों की संख्या घटकर 109 हो गई है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या सपा विधायकों पर लटकी विधायकी वाली तलवार हटेगी, क्योंकि जिन सीटों पर सपा के विधायकों की सदस्यता जा रही है उन्हें भाजपा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जीत ले रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि सपा के कितने विधायकों को सजा हुई, किन किन की विधायकी गई, कितनों पर तलवार लटकी हुई है। क्योंकि देखिए प्रावधान होता है कि अगर 2 साल की सजा हो गई या उससे ज्यादा की हो गई तो विधायकी चली जाती है। अब आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आजम खां की। देखिए आजम खां को 3 साल की सजा हुई और जैसा कि प्रावधान होता है 3 साल की सजा हुई और विधायकी चली गई। अब्दुल्ला आजम की बात करते हैं। 2 साल की सजा हुई और विधायकी जा चुकी है। विजमा यादव 1.5 साल की सजा हुई लेकिन विधायकी बच गई, क्योंकि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा पर ही विधायकी जाती है। रमाकांत यादव 9 महीने की सजा हुई लेकिन विधायकी बच गई। इरफान सोलंकी एक अलग केस है इनका, दिसंबर 2022 से ये जेल में बंद है, ट्रायल अभी चल रहा है, विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। जब ऐलान होगा उसी के बाद साफ होगा कि विधायकी जाती है या बच पाती है। और चलिए अब बात करते हैं, बूथ को मजबूत करेगी सपा, बदलेगी यूपी की हवा। क्योंकि समाजवादी पार्टी निकाय की गलती से सीख लेते हुए खुद को बूथ स्तर पर मजबूत करने की तैयारी कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस तैयारी पर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया। बूथ को मजबूत करेगी सपा, बदलेगी यूपी की हवा। केशव ने बोला हमला 24 में पूरा होगा, 23 का बदला। 24 में भाजपा को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी अब उसे उसी की लाइन पर चुनौती दे रही है। सोमवार को हुई समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने अपने सभी नगर और जिलाध्यक्षों को बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने का मंत्र दिया। लेकिन अब सपा के इस बूथ वाली तैयारी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है। ये जो बूथ कमेटियों का गठन पहले से चल रहा था उसको और व्यवस्थित करना और निचले स्तर तक का फीडबैक लेना और पार्टी की नीति पहुंचाना और सरकार को उन जन विरोधी नीतियों को उनके बीच में एक्सपोज करना, जनता को तक पहुंचाना कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में लूट खसोट करके पूरे देश की आर्थिक नीतियों को के हिसाब से खराब कर दिया है। ये पहुंचाने की जिम्मेदारी है। बूथ की बात तो कर सकते हैं लेकिन वो केवल गुंडों का काम कर सकते हैं, अपराधियों का काम कर सकते हैं, दंगाइयों का काम कर सकते हैं। वो गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जनता ने जान लिया अखिलेश यादव जी के अंदर राजनीतिक क्षमता नहीं है, पूरी तरह से असक्षम है। उनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है, उनके पास कोई राजनीतिक दृष्टि से मतलब कोई गंभीर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। सपा और भाजपा दोनों ही बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने के काम में जुट गए हैं। भाजपा हमेशा ही कहती है बूथ जीतो चुनाव जीतो, और अब इसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी भी बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से कमेटियों का गठन कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की इस बूथ स्तर को लेकर की जा रही तैयारी पर भाजपा निशाना भी साध रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बूथ की बात तो कर सकते हैं लेकिन वो काम सिर्फ गुंडे, माफिया, अपराधियों के लिए कर सकते हैं। दरअसल बूथ स्तर पर जितनी पकड़ भाजपा की है उतनी किसी दल की नहीं। उसकी ये मजबूती चुनाव दर चुनाव नजर भी आती है। इस बार निकाय चुनाव में भाजपा ने सपा के वैसे गढ़ में भी सेंध लगा दी जिन्हें भाजपा पिछली बार नहीं जीत पाई थी। इसका सबसे बड़ा सबूत मैनपुरी है, जहां भाजपा ने न सिर्फ नगर पालिका बल्कि नगर पंचायत की 9 में से 5 सीटों पर जीत का कमल खिला दिया। यही वजह है कि सपा अपनी पुरानी गलती से सीख लेते हुए अब खुद को बूथ लेवल पर मजबूत करने में जुट गई है। वो नहीं चाहती कि जो गलती उसने निकाय चुनाव में की वो 2024 में दोहराई जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा बूथ स्तर पर अपना नेटवर्क भाजपा की तरह मजबूत कर पाएगी? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।